नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी का कल दौरा रहेगा, जहां सुबह 10:10 के लिए 10 मिनट पर रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10:35 पर त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन बरेली पहुंचेंगे सीएम। मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो कल मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वहीं गुजरात के पाटण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की धरती ने देश को नई प्रेरणा दी। इस दौरान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भी उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने डबल राशन दिया, गरीबों को फ्री में राशन मिला। पीएम मोदी की अगुवाई में कोरोना पर भी काबू पाया गया, फ्री टेस्ट, वैक्सीन, इलाज की सुविधा मिली। इसके अलावा और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। इन पहाड़ियों ने मध्यकाल में मुगल आक्रांताओं को नाकों चने चबाने का काम किया था। कभी भी अरावली ने दुश्मन के सामने झुकना नहीं सीखा और यही संघर्ष का यह प्रेरणा भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी निरंतर प्राप्त होती रही। आज हम सब यहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। गुजरात की धरती ने देश की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिए और गुजरात की धरती के कारण भारत के एकीकरण के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात की धरती में ही भारत को दिए हैं। जब भारत की राजनीति बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता और कांग्रेस के परिवारवादी राजनीति की शिकार बन चुकी थी, लोगों में आक्रोश था, राजनीति के प्रति अविश्वास था। उस कालखंड में गुजरात ने 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भी गुजरात की धरती ने भारत को दिए हैं। वहीं दिल्ली में रामगोपाल की शिकायत पर एक्शन में चुनाव आयोग नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने एसएसपी मैनपुरी, इटावा को नोटिस दिया है। पुलिस अफसरों की तैनाती को लेकर दोनों अफसरों को यह नोटिस दिया गया है। चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अफसरों के तबादले के आदेश दिए हैं। प्रोफेसर राम गोपाल ने चुनाव आयोग में कल शिकायत की थी, जिसके बाद में अब एक्शन मोड में चुनाव आयोग नजर आ रहा है और चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अफसरों के तबादले के आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। प्रोफेसर राम गोपाल ने चुनाव आयोग में कल अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। रामपुर में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असीम रजा के लिए आज चुनाव प्रचार करते हुए अखिलेश यादव, आजम खान और चंद्रशेखर आजाद नजर आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा, कहा कि ये लोग वोट की ताकत से सत्ता में आए हैं, वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे। लखीमपुर में गाड़ी से रौंदकर किसान की जान ले ली गई। आप ये चुनाव जिताएं, बीजेपी की सरकार नहीं बचेगी। यूपी के डिप्टी सीएम सिपाही का ट्रांसफर तक नहीं करा सकते हैं। हम ऑफर दे रहे हैं, 100 विधायक लाओ, हम सरकार बनवा देंगे। आजम खान को यूनिवर्सिटी बनाने की सजा मिल रही है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से आज कही गई हैं चुनाव प्रचार के दौरान और सीधे तौर पर असीम रजा के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से अखिलेश यादव ने आज की है। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए।
मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है, एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं, हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते। ये जो नेता बहुत बुरे हो सकते हैं, मेरे जैसे, मुझसे भी ज्यादा बुरे, लेकिन आप लोग तो अपने आप को वहां मत खड़ा करो जहां हम खड़े हैं। अगर हम करप्ट हो जाएंगे तो देश को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? आने वाले वक्त में हर शहर में एक चोर पैदा होगा, एक डकैत पैदा होगा मेरी तरह। चोरी की दफाएं नहीं लगी हैं, डकैती की लगी हैं, जिसमें उम्र कैद हो सकती है। बड़े मुकदमे में सजा हुई है सबसे ज्यादा, वो मुझे खड़ा है, तुमसे कुछ मांगने आया है। तुमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरा मुंह काला करा दिया, मुझे जीने का नहीं छोड़ा, और अंजाम ये हुआ कि मेरी सदस्यता भी चली गई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी बुजदिली की वजह से। अब लाज रख लो, एक भिखारी के हाथ तुम्हारे सामने फैले हैं, जो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए वोट मांगने के लिए आया है, जो इतनी बीमारी के बाद भी दरवाजे दरवाजे जा रहा है। अब पूरी दुनिया ये देखेगी कि 5 तारीख को आप डरते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप, हो सकता है आपका लहू बहा जाए, हो सकता है आपके रास्ते रोक दिए जाए। आप रोटी खाते हैं, कुदरत ने आपको, प्रकृति ने आपको जीवन दिया, मौत एक बार होती है, लेकिन अपनी क़यादत के फैसले, उनके हाथ मजबूत करने के फैसले, जैसे हालात तो बहुत कम मिलते हैं, साथ देना और इनके हाथों को मजबूत करना। और आपसे अपील करूंगा, 5 तारीख को घबराना नहीं। आपका रास्ता कठिन जरूर है, नामुमकिन नहीं है। वहीं कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत मामले में अब सुनवाई चल चुकी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में आज भी कोई फैसला नहीं आया है। इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज बहस होनी थी। इरफान सोलंकी के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने 2 दिन का समय मांगा है। ऑफिशियल दस्तावेज को पढ़ने के लिए समय मांगा गया। सरकारी वकील दिलीप अवस्थी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया, जहां इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है। अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में झूठा शपथ पत्र लगाने का आरोप, जिसमें शपथ पत्र में खुद को 4 बार का विधायक बताने का आरोप लगा है। आज विधायक हाजी इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होनी थी। पुलिस द्वारा जो केस डायरी प्रस्तुत की गई, उसको मैंने सरसरी तौर पे अवलोकन किया, जिससे कुछ ऐसे तथ्य हमें प्रकाश में मिले कि जिनसे हमें बहुत बड़ी कानूनी मदद मिल जाएगी। उनकी तैयारी के लिए, उनका जवाब देने के लिए मैंने माननीय न्यायालय से समय मांगा, जिसमें माननीय न्यायालय ने 5/12 तिथि नियत की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हमें जमानत मिल जाएगी। आज इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी की एंटीसिपेटिक बिल पे सुनवाई तिथि नियत थी। माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष के सारे कागजात, सारे पेपर, तो सारी केस डायरी आ चुकी है, परंतु जो मुलजिम पक्ष है उसने 2 दिन का समय मांगा है कि उसको कुछ नए फैक्ट रखने हैं इस संबंध में, और इसलिए माननीय न्यायालय ने 5 तारीख तिथि नियत कर दी है। और एक रिजवान सोलंकी के प्रार्थनापत्र, पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया था 25 तारीख को। उस पर उन्होंने अपने आप को 4 बार का विधायक और मौजूदा समय विधायक बताया था। उस संबंध में 340 CRPC की प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है। उसकी सुनवाई 5 तारीख को होगी। कापी उनको रिसीव करा दी गई है, जो ऑब्जेक्शन देना चाहें वो दे सकते हैं। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा और उनकी पत्नी ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक विनय वर्मा ने अपनी पत्नी बबीता वर्मा का नाम शोहरतगढ़ तहसील के नगर पंचायत वर्णी से वोटर लिस्ट में एक बार फिर जोड़ने और फिर किसी के दबाव में दोबारा उसे काटने का आरोप लगाया है।
इस आरोप को लेकर विधायक विनय वर्मा और उनकी पत्नी बबीता वर्मा ने जिला मुख्यालय में PW गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान विधायक विनय वर्मा और उनकी पत्नी बबीता वर्मा ने कहा कि वो शोहरतगढ़ क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं और तभी से लगातार क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। विधायक विनय वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी पहले नोएडा में रहती थी। 1 नवंबर 2022 को वोटर लिस्ट से नाम कट गया। बावजूद इसके उनकी पत्नी का नाम यहां की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन उनके साथ सौतेला रुख अपना रहा है और वो विकास कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार को रोकने और कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं कर रहे। देखिए, मुझे उनके आरोपों के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो कोई आरोप लिखित में हमारे पास नहीं दिए हैं, इस कारण मैं कोई उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वोटर बनने का जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया ये होता है कि वो उस क्षेत्र में निवास करें, और निवास करने का तात्पर्य ये होता है कि उनके नाम से बिजली बिल इत्यादि हो। केवल कोई रेंट एग्रीमेंट बना लेने से वहाँ रहने की कोई पुष्टि नहीं होती है। इसी आधार पे BLO ने जांच की, जांच करने के बाद उनका नाम हटाया, जो मेरी जानकारी में है, और इसके लिए प्रॉपर प्रक्रिया है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई है। इसमें सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होते हैं SDM होते हैं, और उसमें सम्मिलित रूप से ADM जो है उसके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं। रहती हूँ, किराए का मकान है, मेरा एग्रीमेंट है, सब कुछ है, मकान मालिक यहाँ है, उनसे भी पूछिए। सब कुछ होने के बाद मैंने चाहा कि वहाँ से नाम कटवा कर, नोएडा से कटवा कर मैं यहाँ अपना नाम शामिल करूँ। पहली लिस्ट में जब आता है नाम मेरा, मुझे ये लगा चलिए नाम आ गया, पूरी जांच पड़ताल करके ये किया, नाम आया। जब 18 तारीख को मैंने देखा मेरा नाम नहीं है उसमें। नाम क्यों नहीं है? जब पहली लिस्ट में आया तो दूसरी में भी आना चाहिए, या तो पहले में नहीं आता। ये तो मुझे मेरे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मेरा नोएडा से नाम कटा और यहाँ नहीं जुड़ा। आप ये बताइए, मैं जाती हूँ, मुझे कुर्सी नहीं पूछी जाती है। चलिए मैंने कोई, जब विधायक की बीवी का ये हाल है, जाने पर कोई कुछ नहीं, तो मुझे लगता नहीं है कि आम जनता को कुछ काम होता होगा। मैंने SDM साहब को सारे दस्तावेज के साथ ST अग्रवाल जी जो पूर्व चेयरमैन नगर पालिका और मेरी वाइफ बबीता वर्मा, ये दोनों गए थे। SDM साहब ने अपने केबिल में एक दिन पहले तो नहीं मुलाकात हुई, दूसरे दिन गए तो फिर उन्होंने साइन करवाए और सामने साइन करवा के सारे, जिसमें एक विधायक आपसे कह रहा है, जिनको सामने SDM को पता रहना चाहिए, मेरे विधानसभा है, एक सम्मान कोई भी व्यक्ति है, चलो ये तो मेरी धर्मपत्नी है, किसी का भी कोई जाए और आपके केबिल में भीड़ भी नहीं हो तो एक आपको एक आदमी को बैठा के एक सम्मान देना चाहिए। कोई भी महिला, कोई भी जेंट्स, आप जैसे व्यक्ति के, आपका भी परिवार हो सकता है। एक दिन पहले आपने बुला लिया और आप चले गए, आपने ये जता दिया मैं अधिकारी हूँ, कोई बात नहीं। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने खतौली विधानसभा क्षेत्र में खटीक समाज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में खटीक समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। खटीक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बलियान का राज्य मंत्री दिनेश खटीक और खटीक समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि खटीक समाज का और भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं क्या रिश्ता है। पूरे देश में कहीं भी खटीक समाज का व्यक्ति भाजपा से अलग नहीं चलता। हिंदुत्व और कट्टरता का प्रतीक होता है खटीक समाज। इस समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आज़ादी के बाद मुझे नहीं लगता इस समाज की वोट बाहर गई है, लेकिन जो और दूसरे समाज हैं उनकी वोट मांगने की जिम्मेदारी आज दिनेश खटीक के नेतृत्व में पूरे समाज ने ली है कि और की वोट मांगेंगे। इनकी वोट तो मांग, क्योंकि ये तो यही भारतीय जनता पार्टी के, अब और समाजों की वोट इन्हें मांगनी है। माननीय मंत्री जी, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने गन्ने की तो बात करी, लेकिन गन्ने के भाव की बात नहीं करी। कोई बात नहीं, अभी आचार संहिता लगी है, 4-5 दिन बाद वो भी बात हो जाएगी। पिछले साल भी 25 रुपए बढ़े थे और मुझे तो उम्मीद है भाई बढ़ने चाहिए। और चूंकि मैं तो किसान हूँ, मैं तो कहता हूँ कि हर साल बढ़े, और मैं तो हमेशा मांग भी करता रहूँ, तो आ जाएगा आचार संहिता के बाद। आज खतौली विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती राजकुमारी जी, उनके समर्थन में पूरे खटीक समाज ने इकट्ठा होकर यहाँ हवेली मंडप में कार्यक्रम किया है। और यहाँ पर प्रत्येक गांव से, पूरी विधानसभा से, पूरी नगर पालिका खतौली से इकट्ठा होकर के पूर्ण रूप से ऐसी समाज में खटीक समाज ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है।
और पूरा एससी समाज, चाहे खटीक हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, पासी हो, कोरी हो, धोबी हो, सब लोग एकजुट होकर केवल एक ही लक्ष्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जनता की फरियाद सुने। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने जालौन में अधिकारियों की पड़ताल की, जिसमें जालौन एसपी रवि कुमार पास नजर आए। दरअसल एसपी कार्यालय में सुबह 10 बजे ही एसपी रवि कुमार जनता की फरियाद सुन रहे थे। उनकी शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण भी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि 10 से 12 जनता दरबार लगाया जाए। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम आज पहुंची है जालौन एसपी रवि कुमार के ऑफिस में, और देखेंगे कि वो अपने निर्धारित समय से 10 से 12 के टाइम जनता से की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं कि नहीं। इसी के लिए आप साहब घड़ी पर टाइम भी देख सकते हैं कि 10 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं और एसपी रवि कुमार अपने निर्धारित समय पर ऑफिस में पहुंच चुके हैं। तो आइए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि अंदर आएँ और दिखाएं किस तरीके से जनता से बात कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो एसएसपी रवि कुमार जी हैं, जनता से बराबर समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अपने निर्धारित समय से 10 से 12 जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो एक दिशा निर्देश दिए उस पर खड़े उतर रहे हैं। तो ये आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वो अपनी जनता से एसपी जालौन रवि कुमार बराबर फरियादियों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण भी कर रहे हैं। तो आप साफ देख भी सकते हैं जो भी यहाँ पर जनता आ रहे हैं, एसपी साहब उनसे उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं, साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप साफ बात भी हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया है कि 10 से 12 जनता का समय ले, उससे आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, जन सुनवाई का जो शासन के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसी क्रम में जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जाता है। इसमें प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक 10 से 12 के बीच में सभी अधिकारीगण और सभी थाना प्रभारी अपने ऑफिसेज में बैठते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं। और अगर कोई इनकी कोई ग्रीवांस होती है, कोई समस्या होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि तत्परता के साथ उनको सुना जाए और साथ ही साथ न्यायपरक कार्रवाई करते हुए उनको जो जल्दी से जल्दी उनकी न्याय दिलाया जाए। ठीक, तो ये थे हमारे साथ जालौन के एसपी रवि कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक जो इस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाने 10 से 12 लगाने के आदेश दिए, उन पर खड़े उतर रहे हैं। जालौन से मुबीन खान, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं बहराइच में नवांगतोक पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है और इस दौरान पुलिस लाइन सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताएं उनकी प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, टॉप 10 अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में जन सुनवाई को और सरल करना तथा स्थानीय स्तर की समस्याओं का थाने पर ही हल हो सके उनकी प्राथमिकता होगी। मैंने आज जनपद बहराइच में पुलिस अधीक्षक चार्ज ग्रहण किया है और जो शासन की प्राथमिकता है जिसमें महिला सुरक्षा और टॉप 10 अपराधी हैं उनके विरुद्ध चिन्हित कर कार्रवाई करना, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना, जो ड्रग्स के माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, इसके अतिरिक्त जो यातायात सुविधा है उसको और बेहतर करना और जो जन सुनवाई के जो कार्य हैं उनको और तेज़ी से और बढ़ाना, जन सुनवाई को और सरल करना ताकि थाने स्तर की जो समस्याएं हैं वो थाने पर ही हल हो सके। मैंने नोएडा थाना सेक्टर 113 नोएडा पुलिस की ओर से 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 5 महीने के बच्चे का अपहरण करने वाला अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस बच्चे को सकुशल बरामद भी कर लिया गया। बता दें कि आरोपी रिंटू पुत्र मंडल निवासी पलासी पाड़ा थाना पलासी पाड़ा जिला मुर्शिदाबाद निवासी झुग्गी झोपड़ी बंगाली मार्केट सेक्टर 73 नोएडा को एपेक्स अल्फाबेट सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 5 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बच्चे के पिता से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिससे क्षुब्ध होकर आरोपी ने बच्चे को चुरा लिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।